जीएस ज्ञानपीठ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री से जितना भी प्रश्न बन सकता था, हम लोग प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक इतिहास के संदर्भ में जो बिहार से रिलेटेड था उन सारी चीज़ों को हमने देख लिया है। अब हम लोग बिहार के किसान सभा, समाचार पत्र तथा पंचायत से रिलेटेड और कुछ अन्य तत्व भी होंगे जिससे प्रश्न आने की बहुत ही संभावना रहती है, तो उसको हम लोग देख लेंगे। और इसके बाद हम लोग आपको इससे करंट से जितने भी रिलेटेड टॉपिक होंगे उसके वीडियो आएँगे आपके पास। तो यहाँ से हमारा 35 से 40 नंबर का जो बीपीएससी में पूछा जाता है वो हमारा रेडी हो जाएगा। तो आइए हम लोग अपने क्लास पे चलते हैं। बिहार के किसान आंदोलन का जो शुरुआत होता है वो आपको सर्वप्रथम 1922 और 23 में जो शाह मोहम्मद जुबैर थे और श्री कृष्ण सिंह थे, वह मुंगेर जिला में करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग आता है, क्योंकि हमेशा जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रांतीय किसान सभा के गठन से पूछा जाता है, जो नवंबर 1929 में होता है। लेकिन जो किसान सभा का प्रथम जो बैठक होता है 1928 में आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किसान सभा का गठन होता है। लेकिन जो सर्वप्रथम अगर पूछे कि सबसे पहले जो किसान सभा का जो गठन हुआ वह किन के द्वारा किया गया, तो वो हो जाएगा आपको 1922-23 के समय में आपको शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा मुंगेर के क्षेत्र में इसका बैठक का आयोजन किया जा चुका था। लेकिन जो औपचारिक तौर पर इसका जब गठन होता है तो उस समय 4 मार्च 1928 को होता है, जिसमें आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती भी मौजूद थे। और प्रांतीय किसान सभा का जो गठन होता है वो नवंबर 1929 में होता है। तो ये तीनों क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सर्वप्रथम अगर पूछे कि सर्वप्रथम जो बिहार किसान सभा का गठन कहाँ हुआ, तो सर्वप्रथम मुंगेर जिला में 1922-23 के समय में हुआ था, शाह मोहम्मद जुबैर तथा श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, जिसमें शाह मोहम्मद जुबैर उसके अध्यक्ष थे। तो सर्वप्रथम 1922-23 आपको मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में इसका सर्वप्रथम किसान सभा का बैठक होता है तथा इसका औपचारिक जो गठन होता है वो मार्च 1928, आपको याद रखना है 4 मार्च। ऐसे डेट नहीं याद रखेंगे, केवल वर्ष याद रख सकते हैं, लेकिन आपको डेट भी ध्यान में रखना है। कुछ भी हो सकता है, आजकल क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हार्ड करने वाला है बीपीएससी, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे कि 4 मार्च 1928 को जो किसान सभा का जो औपचारिक गठन होता है वो हो जाता है। और इसकी प्रथम बैठक आपको 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में हो चुका होता है। और प्रांतीय किसान सभा का जो गठन होता है वह आपको 1929 नवंबर 1929 में होता है, और जिसके आपको अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती होते हैं, सचिव श्री कृष्ण सिंह होते हैं। तो ये भी याद रखेंगे। और इस समय आपको जो प्रांतीय किसान सम्मेलन का गठन हो रहा है नवंबर 1929 में, उस समय सोनपुर मेला का अवसर था, जो आपको याद रखना है, क्योंकि प्रीवियस में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। और आपको 67वीं री एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल छोड़ के कूद के भाग रहे थे, तो उस समय कौन सा पर्व था या कौन सा त्यौहार था, तो उस समय शायद दीपावली का पर्व था। तो ये सही आंसर था। तो इस तरह का सवाल आता है तो ये भी याद रखेंगे कि जब प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ नवंबर 1929 में, तो उस समय सोनपुर मेला का आयोजन चल रहा था, और उसी समय इसका गठन हुआ, प्रांतीय किसान सभा का बैठक होता है, और तथा इसके अध्यक्ष बनते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। किसानों में राजनीतिक चेतना जगाने के लिए 1929 में वल्लभ भाई पटेल बिहार की यात्रा में आते हैं। तो ये आपको प्रश्न पूछाता है हमेशा कि वल्लभ भाई पटेल बिहार की यात्रा किए, तो वह किस वर्ष में किए थे या किस समय किए थे। तो 1929 में उन्होंने बिहार का दौरा किया, जिसमें वह किसानों को राजनीतिक चेतना जगाने का उनका प्रयास था, और इसी के संदर्भ में उनका बिहार का दौरा था। तो याद रखेंगे कि 1929 का जब हमारे बिहार में प्रांतीय किसान सभा का बैठक चल रहा था स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में, उस समय आपको जो वल्लभ भाई पटेल का बिहार का दौरा होता है, और उनके दौरे का प्रमुख कारण आपको बिहार के जो किसान थे उनमें राजनीतिक चेतना को जगाना था। तो ये भी अब प्रश्न एक इम्पोर्टेंट है। बिहार किसान आंदोलन को सही दिशा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दिया, जो इनके प्रमुख नेता थे। तथा इसमें आपको और भी जो नेता इसमें शामिल थे वो कार्यानंद शर्मा थे, राहुल सांकृत्यायन थे, पंचानंद शर्मा थे तथा यदुनंदन शर्मा थे। इन सभी ने अपने अपने क्षेत्र में किसान सभा और किसान के लिए सभाओं का आयोजन करते हैं। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे कि किसान आंदोलन से कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा का संदर्भ है। तो यहाँ से हम किसान सभा से हमारा जितना प्रश्न बन सकता है उसको एक बार हम लोग रिकॉल अच्छे से कर लेते हैं। आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो पहली बार किसान सभा का बैठक मुंगेर जिला में 1921-22 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष शाह मोहम्मद जुबैर तथा श्री कृष्ण सिंह थे। इसके बाद इसकी औपचारिक जो गठन की जाती है वह 4 मार्च 1928 को की जाती है, और यह आपको
उस समय भी आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती की मौजूदगी उस समय भी थी, तथा 1929 जो नवंबर 1929 था, उस समय आपको प्रांतीय किसान सभा का गठन किया जाता है। और इस प्रांतीय किसान सभा के गठन के समय इसमें आपको अध्यक्ष के तौर पे स्वामी सहजानंद सरस्वती को नियुक्त किया जाता है, तथा सचिव के तौर पे श्री कृष्ण सिंह को आपको चुना जाता है। और जो प्रांतीय किसान सभा का बैठक चल रहा था, तो और इसका गठन हो रहा था, उस समय बिहार के सोनपुर मेला, जो आपको सबसे बड़े पशु मेला के तौर पे प्रसिद्ध है, तो वह सोनपुर मेला का आयोजन उसी समय हो रहा था। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। और इसी 1929 में आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का दौरा होता है बिहार में। और इनके बिहार दौरे का प्रमुख कारण जो बिहार के किसान थे, उनमें राजनीतिक चेतना को जगाना इसलिए उनका बिहार आगमन हुआ था। जो बिहार के किसान सभा से किसान आंदोलन से कुछ नेताओं का आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जो आपको अपने-अपने क्षेत्र में इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। उनमें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा तथा यदुनंदन शर्मा, इनका भी नाम आपको याद रखना है। इसमें कुछ स्टैटिक टाइप का है और ये क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। पटना कॉलेज की जो स्थापना थी वो 1863 में होती है, और पटना लॉ कॉलेज की 1909 में, पटना विश्वविद्यालय के तौर पे जो 1917 में स्थापना की जाती है। और इसको याद रखेंगे कि जो पटना विश्वविद्यालय के तौर पे 1917 में गठन की जाती है। और इसी 1916 में भी एक डेट याद रखेंगे, जो 1916 में आपको पटना हाईकोर्ट का भी स्थापना होता है, तो ये भी याद रखेंगे। और ये जब पटना विश्वविद्यालय का स्थापना होता है, तो इसका ये आपको लैंडलर्स आयोग की सिफारिश के तहत होता है। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि जब पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पे हुआ था, तो लैंडलर आयोग की सिफारिश पे हुआ था। और जिनके तहत आपको तकनीकी शिक्षा और ऑन डिप्लोमा डिग्री के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, और उसमें आपको पटना कॉलेज भी था, जिसका स्थापना 1917 में किया जाता है। और पटना कॉलेज के तौर पर पटना कॉलेज का स्थापना 1863 में की जाती है, तथा पटना लॉ कॉलेज की स्थापना 1909 में की जाती है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना आपको 1916 में की जाती है। और एक पटना मेडिकल कॉलेज को भी याद रख सकते हैं आप, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसको भी आपको देख लेना चाहिए कि पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1923 में की जाती है, और पटना एम्स की स्थापना 2012 में की जाती है। तो यहाँ हमको एक बार रिकॉल कर लेंगे। पटना कॉलेज का स्थापना 1863, पटना लॉ कॉलेज की स्थापना 1909, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917, पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916, और पटना विश्वविद्यालय का स्थापना लैंडलर आयोग की सिफारिश पे किया गया था। तो और पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1923 और 1925 सॉरी, और पटना एम्स की स्थापना 2012 में होती है। अब बिहार के प्रमुख समाचार पत्र हैं, और इससे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। एक प्रश्न यहाँ से निश्चित रहता है, तो इसको भी हम याद रखेंगे कि बिहारी जो समाचार पत्र था वो बाबू माहेश्वरी प्रसाद के द्वारा इसका संपादन किया जाता है। और 1906 में बिहार टाइम्स का नाम बदलकर ही बिहारी कर दिया जाता है। तो याद रखेंगे कि बिहारी पत्रिका बाबू माहेश्वरी दास का था, और जिसको 1906 में जो बिहार टाइम्स था उसको बिहारी के नाम पे बिहारी नाम से निकाला जाने लगता है। तो जो बिहार टाइम्स है उसी का नाम बदल के 1906 में बिहारी पत्रिका बनाया जाता है। और इसके जो संपादक थे वो बाबू माहेश्वरी दास थे। अखबार बिहार विलियम टाइलर, जो उस समय बिहार के आपको गवर्नर के तौर पे नियुक्त थे, तो उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी विलियम टाइलर के द्वारा, अखबार बिहार। तो याद रखेंगे कि टाइलर के द्वारा अखबार बिहार का आपको संपादन किया जाता है। तो इसको याद रख सकते हैं कि विलियम टाइलर के द्वारा अखबार बिहार का संपादन किया जाता है। बिहार टाइम्स महेश नारायण का पत्रिका था, समाचार पत्र था। द बिहार हेराल्ड जो अंग्रेजी पत्रिका थी वह गुरु प्रसाद सेन का था। और बिहार बंधु जो था वह केशवराम भट्ट के द्वारा 1874 में इसका संपादन किया जाता है। यहाँ से आपको एक प्रश्न पूछता है कि सर्वप्रथम जो था वह कौन पत्रिका, बिहार की सर्वप्रथम पत्रिका के नाम बताइए। जैसे हम लोग ऐसे भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं ना, बंगाल गजट जेम्स हेकी के द्वारा स्थापना किया जाता है। उसी तरह तो जो बिहार में जो था वह सर्वप्रथम जो पत्रिका थी वह बिहार बंधु थी। तो अगर इंग्लिश पत्रिका पूछेगा तो बिहार हेराल्ड हो जाएगी, जिसका संपादन आपको गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया जाता है। और जो हिंदी पत्रिका थी वो बिहार बंधु थी, तो वह आपको केशवराम भट्ट के द्वारा की जाती है। तो यहाँ आपको याद रखना है बिहार बंधु, यानी बंधुत्व की बात हमारा हिंदी शब्द करता है। इस तरह एक ऑप्शन से आपको मतलब किसी तरह रिलेट करके याद करना है। तो उसको हम लोग देखेंगे कि बिहार बंधु का जो संपादन किया गया वह आपको केशवराम भट्ट के द्वारा किया गया। और यह पहली हिंदी पत्रिका थी, मासिक पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका थी। और द बिहार हेराल्ड पहली अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी जो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा की जाती है। द बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र। बिहार बंधु 1874 आपको जो प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका केशवराम भट्ट के द्वारा की जाती है। बिहार टाइम्स महेश नारायण के द्वारा की जाती है। अखबार बिहार विलियम टाइलर के द्वारा की जाती है। और बिहारी जो माहेश्वरी प्रसाद थे उनके द्वारा की जाती है। और इसको 1906 में बिहार टाइम्स का ही नाम बदल के बिहारी की जाती है।
द सर्च लाइट मुरली मनोहर प्रसाद की एक समाचार पत्र थी। सर्वहितैषी हिंदी समाचार थी। 1882 में इसका संपादन होता है और इसके जो संपादन करते हैं वह थे पुरुषोत्तम दास। आप एक बार देख लेंगे, लेकिन पुरुषोत्तम दास ही थे। सर्वहितैषी के संपादक पुरुषोत्तम दास, सर्च लाइट के संपादक मुरली मनोहर प्रसाद और बिहार बंधु के केशवराम भट्ट, बिहार हेराल्ड के गुरु प्रसाद सेन, बिहार टाइम्स के महेश नारायण, अखबार बिहार के विलियम टाइलर, बिहारी पत्रिका के बाबू महेश्वरी प्रसाद। देश पत्रिका जो थी वह आपको राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, तो देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने, तो इसी तरह भी याद कर सकते हैं कि देश पत्रिका राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और मदरलैंड मजरूल हक के द्वारा 1921 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय वह अपने सदाकत आश्रम से मदरलैंड पत्रिका का संपादन करते हैं, तो ये भी याद रहना चाहिए। तो एक बार इसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि मदरलैंड आपको मजरूल हक के द्वारा, देश पत्रिका आपको राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, सर्वहितैषी पुरुषोत्तम दास के द्वारा, द सर्च लाइट मुरली मनोहर प्रसाद के द्वारा, बिहार बंधु पहला हिंदी साप्ताहिक पत्रिका 1874 में केशवराम भट्ट के द्वारा, द बिहार हेराल्ड प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका गुरु प्रसाद सेन के द्वारा 1875 में, और बिहार टाइम्स महेश नारायण के द्वारा, अखबार बिहार विलियम टाइलर के द्वारा और बिहारी पत्रिका बाबू महेश्वरी प्रसाद के द्वारा संपादन किया जाता है। अब हम लोग पंचायत से संबंधित पढ़ते हैं। इस पिछली बार भी आपको एक प्रश्न यहाँ पे देखने को मिला था पंचायत से, तो इसको हम लोग इसके सारे अनुच्छेद के साथ हम लोग इसको याद करेंगे। 200 आपको पंचायत पता होगा कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो भारत का संविधान है उसमें पंचायत को जोड़ा गया था और इसको आपको अनुसूची आपको 11 और 12 में पंचायत तथा नगरपालिका को रखा गया है, तथा भाग 9 के क और ख में इसको 9 और 9 के क में पंचायत और नगरपालिका का वर्णन आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। और अनुच्छेद जो 243 है इसमें आपको पंचायत का वर्णन मिलता है, जिसमें अनुच्छेद 243 के ए से लेके ओ तक इसका वर्णन मिलता है, जिसमें आपको इन सारे हम अनुच्छेदों को एक एक करके याद करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको प्रश्न होता है। तो 243 में पंचायतों की परिभाषा दी गई है, 243 के ए में ग्राम सभा, 243 के बी में पंचायतों का संविधान दिया गया है, सी में आपको पंचायतों का गठन, डी में आरक्षण, ई में कार्यकाल, एफ में उसकी अयोग्यता, जी में इसके शक्तियों का पदाधिकरण तथा उत्तरदायित्व, एच में इसके कार्यारोपण की शक्तियाँ, आई में वित्तीय शक्ति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन, जे में पंचायतों का लेखा का अंकेक्षण और के में हो जाएगा पंचायतों का चुनाव, एल में हो जाएगा आपको संघीय क्षेत्रों पर लागू होना, एम हो जाएगा आपको जो मामले हैं इस मामले को लागू नहीं होना, मतलब जो कोई अलग मामला होता है कत्पीय मामला उसके बारे में है। एन हो गया पहले से विद्यमान जो कानून है एवं पंचायतों को जारी रहना, और ओ हो गया जो चुनाव मामलों में चुनावों के न्यायालयों के हस्तक्षेप पे रोक के मतलब उसके बारे में इस अनुच्छेद में वर्णित है। हम एक एक करके इसको जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग याद कर लेते हैं। तो देखिए 243 में परिभाषा है, इसको तो याद रखना ही है। पहले परिभाषा हो जाती है, फिर ग्राम सभा की बैठक होती है और बैठक में एक संविधान के निर्माण की बात की जाती है। मतलब एक हम सीक्वेंस में आपको एक ट्रिक से याद कराने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसमें थोड़ा सा सहयोग करें और याद करें कि पहले परिभाषा दिया गया और परिभाषा देने के बाद बहुत सारे लोगों के बाद एक ग्राम सभा की बैठक होती है। बैठक में उस पंचायत के संविधान के गठन की बात की जाती है। तो पहले तो परिभाषा हो जाती है, फिर सभा बैठी, संविधान लिखा गया और संविधान का गठन हो जाता है। फिर उसमें जितने लोगों को आरक्षण देना था उसकी बात की जाती है और आरक्षण देने के बाद अब पंचायत कितने समय तक बैठे रहेगी इसके कार्यकाल का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद उसके अयोग्यता कौन से मतलब उसके सदस्य हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं उसके अयोग्यता के बारे में बात की जाती है। उसके बाद उनके जो अब मान लीजिए कि कोई चुना गया, कोई अगर सदस्य पंचायत में चुना जाता है तो उसके शक्ति के बारे में बताना चाहिए कि हाँ इसको क्या शक्ति लिखना है, तो उसके शक्तियों का निर्धारण किया गया। उसके कार्य के शक्तियों का फिर वर्णन होता है एच में। फिर आपको आई में देखने आएगा कि वित्त आयोग, अगर कोई कार्य कोई चुन के जाता है कोई भी पंचायत के सदस्य, तो अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो काम कैसे करेगा, तो आई में आपको वित्त आयोग का गठन का चर्चा मिलता है। और उसके बाद आपको के में आएंगे, जे में आपको लेखा का अंकेक्षण है, तो इसका ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम याद रखेंगे। इसके बाद पंचायतों का चुनाव और उसके बाद हम डायरेक्ट याद रखेंगे ओ, जिसमें चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक का बात की गई है। तो यहाँ से हम लोग ट्रिक से आपको वित्त आयोग यहाँ तक आई तक हम लोग इसको याद कर लिए और इसको हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। और यहाँ से हमको दो याद करना है, पंचायतों के चुनाव 243 के के में दिया गया है और 243 के ओ में चुनाव में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक के बारे में बात की गई है। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। तो ये दो अनुच्छेद एक्स्ट्रा बाद में याद कर लेंगे अलग से, और इसको हम लोग ट्रिक से एक बार फिर देख लेते हैं कि सबसे पहले पंचायत की परिभाषा 243 में, 43 के बाद एक मान लीजिए विजुअलाइज करके हम याद करते हैं कि एक ग्राम सभा की बैठक हुई, सब लोग एकत्रित हुए
हुए तो सबसे पहले ग्राम सभा की बैठक, तो 243 के में ग्राम सभा की बैठक। फिर बैठक में हुआ कि हम अपने बैठक कर रहे हैं तो इसके एक संविधान होना चाहिए, मतलब एक नियम कानून होना चाहिए जिसके अनुसार से इस बैठक की संचालन किया जाएगा। तो पहले बैठक होती है, उसके बाद उसके संविधान के निर्माण का बात की जाती है और निर्माण के बाद उसका गठन कर दिया जाता है, यानी पंचायतों के गठन हो गया आपको 243 के सी में। अब गठन हो गया तो उसमें कुछ विशेष आरक्षण जिस किसी वर्ग को देना है तो उसकी बात हो गई। आरक्षण देने के बाद मतलब आरक्षण के संबंध में कि किसी को कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, किसको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट देना है, तो ये आरक्षण हो गया। तो पहले आरक्षण की बात हो जाती है, उसके बाद उसके बैठक मतलब कितने समय तक होगा, इसके कार्यकाल का निर्धारण किया जाता है। कार्यकाल के बाद अब सदस्य को जोड़ना है तो उसके योग्यता के बारे में बात करना जरूरी है। तो उसके अयोग्यता, सदस्यों की योग्यता के बारे में बात करना 243 के एफ करता है। उसके बाद आपके उसके शक्तियों के प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व दिया जाता है कि ये काम अब आप इसमें चुना के आ गए तो इसमें आपका ये उत्तरदायित्व होगा। तो 243 के जी में ये हो गया उसके उत्तरदायित्व तथा उसके शक्तियों का निर्धारण। 243 के एच में हो गया उसके कार्यारोपण की शक्ति, मतलब उसको जो पावर दीजिएगा, अगर कोई चुनाव जीत के आता है तो उसको अपना पावर देना है, तो उसको भी याद रखेंगे कि उसके कार्य की शक्ति का निर्धारण 243 के एच में दी जाती है। और 243 के आई में वित्त आयोग, 243 के में चुनाव और 243 के ओ में, ओ का मतलब अगर वो ऐसे लिखते हैं तो इसकी जो भीतर बैठक होगी इसमें किसी का इस अंदर रहेगा और इसके बाहरी से किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। इस तरह याद कर सकते हैं कि 243 के ओ में बाहरी हस्तक्षेप से रोक, 243 के में चुनाव, इसको याद रखेंगे। विटामिन के बारे में भी आप लोग पढ़े हैं, तो पंचायत के चुनाव को उससे रिलेट कर सकते हैं। और आपको 243 के ओ में चुनावी मामले में न्यायालयों के हस्तक्षेप पे रोक है। के में हो गया पंचायतों के चुनाव, और यहाँ हो गया 243 में परिभाषा। ए में हो गया ग्राम सभा, बी में हो गया पंचायतों का संविधान, सी में हो गया पंचायतों का गठन, डी में हो गया सीटों का आरक्षण, ई में हो गया पंचायतों का कार्यकाल, एफ में हो गया सदस्यों की अयोग्यता, जी में हो गया पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार तथा उसके उत्तरदायित्व, एच में हो गया पंचायतों का कार्यारोपण की शक्ति, और आई में हो गया वित्तीय शक्ति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन। इससे रिलेटेड थोड़ा सा अन्य कुछ पढ़ लेते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको भी हम लोग देख लेंगे कि पंचायतों की गणपूर्ति जो होती है कुल सदस्यों के 20वां भाग होता है, मतलब 1/20 भाग इसकी गणपूर्ति होती है। इसके बिना पंचायत की बैठक संभव नहीं है। ग्राम सभा की बैठक का सूचना ग्राम पंचायत के कार्यालय द्वारा आपको मुखिया कार्यालय द्वारा दिया जाता है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता मुखिया और उप मुखिया के द्वारा, अगर मुखिया एब्सेंट है तो उप मुखिया के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता मुखिया उप मुखिया के द्वारा। ग्राम सभा की बैठक का सूचना जो ग्राम पंचायत कार्यालय के द्वारा दिया जाता है, और पंचायत की गणपूर्ति जो होती है वह 1/20 होती है। नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 से 25 तक होती है। इसको भी याद रखेंगे कि नगर पंचायत में जो है वो सदस्य कितने सदस्य होते हैं नगर पंचायत में, तो 10 से लेकर 25 तक हो सकते हैं। ग्राम कचहरी में पंचों के कुल स्थानों के 50% आरक्षित किए गए हैं। तो बिहार में जो है ना, बिहार में नहीं, आपको देखिएगा कि कचहरी के पंचों का जो आपको सदस्यों का निर्धारण है वो 50% तक कर दिया गया है। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे कि ग्राम कचहरी में पंचों के कुल सदस्यों के 50% जो सीट हैं वो आरक्षित सीट हैं। ग्राम पंचायत में के बैठक के निम्न कार्य होते हैं। तो ग्राम पंचायत अगर बैठ रहा है तो उसके कार्य भी तो कुछ होंगे, तो उसके कार्य के बारे में पूछते हैं, जिसमें उनका पहला कार्य होता है वार्षिक बजट बनाना, गांवों के लिए लोक संपत्ति के अतिक्रमण को हटाना। जो अगर मान लीजिए किसी सरकारी ज़मीन पे या किसी और के ज़मीन पर कोई अवैध कब्जा हो जाता है तो उसके अतिक्रमण को हटाना, यह पंचायत का काम होता है, पंचायत सदस्य का काम होता है। बंजर भूमि का विकास करना तथा चारागाह का विकास करना, यह आपको मुख्य कार्य ग्राम पंचायत की होती है। तो यहाँ आपको 4 कार्य दिखा: वार्षिक बजट तैयार करना, लोक संपत्ति में अतिक्रमण हटाना, बंजर भूमि का विकास करना तथा चारागाह का विकास करना। ग्राम पंचायत के बैठक के ये प्रमुख काम होते हैं। ग्राम पंचायत अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन हेतु अस्थायी समितियों का गठन करता है। मतलब अब जो ग्राम पंचायत है, अगर अकेले कोई सदस्य तो कार्य कर नहीं सकता है, तो उसके लिए एक छोटे-छोटे समितियों का आयोजन किया जाता है, जिसमें 6 समिति ग्राम पंचायत बनाती है और उनका सबका अपना-अपना काम होता है। जैसे योजना और समन्वय एवं वित्त समिति जो वित्त के से संबंधित कार्य को देखती है, उत्पादन समिति जो उत्पादन से संबंधित काम को देखती है, सामाजिक न्याय समिति, शिक्षा समिति, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति एवं लोक निर्माण समिति। तो ये 6 समिति ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं उनके काम को जो आसान बनाने के लिए ये 6 समितियों का गठन किया जाता है, जिसमें पहला योजना समन्वय तथा वित्त समिति होती है, उत्पादन समिति होती है, सामाजिक न्याय समिति होती है, शिक्षा समिति होती है, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति होती है, और लोक निर्माण समिति होती है। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो 7 दिनों के बाद। तो यहाँ आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा कि ग्राम पंचायत का कोई अगर सदस्य है, अगर वो अपना त्यागपत्र देता है तो मुखिया को देगा, और मुखिया इस जो उसका त्यागपत्र है उसको 7 दिन के बाद ही जो है उसके मतलब अगर
अपने कार्यकाल से वह देता है तो उसके अगले 7 दिन तक वह अपने पद पर बना रहता है और अगले 7वें दिन के बाद वह उसके अपने पद से उसका त्यागपत्र को स्वीकृति मिल जाती है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ग्राम कचहरी में अपीलीय गण पूर्ति 7 होती है और पंचों की संख्या 4 होती है। मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ से प्रश्न नहीं आता है, प्रश्न यहाँ से आता है, इसको हम आप लोग एक बार अच्छे से याद कर लेंगे और बाकी हम इस तरह के छोटे छोटे वीडियो को और लाते रहेंगे। तो आप लोग का तैयारी और अच्छा होते जाएगा और हम लोग मिलके इस बार 68वीं बीपीएससी को निकालना है। तो आप भी मेहनत थोड़ा कीजिए और हम भी मेहनत करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।